हेलो फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं फ्रेडरिक एंगल्स की किताब खानदान, जाति, मिल्कियत और रियासत का आगाज। सुरमाई अहद के यूनानियों की तरह नाम नहाद बादशाहों के ज़माने के रूमी लोग भी एक फौजी जमहूरियत में रहते थे जो गनों, फेरेटियों और कबीलों पर मबनी थी और इसी से इसकी नशोनुमा हुई थी। अगरचे ये सच है कि क्यूरियाँ और कबीले एक हद तक बनावटी ढंग से कायम किए गए थे, लेकिन इन्हें इस समाज के असली और कुदरती नमूनों के मुताबिक बनाया गया था जिस समाज से वो पैदा हुए थे और जो इनके कायम होने के वक्त भी चारों तरफ से इनको घेरे हुए था। और हालांकि इस जमाने तक पेट्रिशियन सरफा के तबका का जिसकी नशोनुमा कुदरती तौर पर हो गई थी काफ़ी जोर हो गया था, और हालांकि रेक्स यानी बादशाह लोग अपने इख्तियारात का दायरा बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, फिर भी इससे दस्तूर की इब्तिदाई और बुनियादी शक्ल नहीं बदलती और अहमियत इसी की है। इसी दौरान में शहर रूम की और रूमी इलाकों की आबादी बढ़ गई थी। फतूहात के जरिए ये इलाका फैल गया था। इसमें नए और ज़्यादातर लातीनी इलाके कब्जा करके मिला लिए गए थे। कुछ तो इन इलाकों के लोग की वजह से आबादी बढ़ी और कुछ ये भी हुआ कि बाहर के लोग रूमी इलाकों में आकर बस गए। ये सारी नई रियाया फिलहाल हम ग्राहकों के सवाल से बहस नहीं कर रहे हैं। पुराने गनों, क्यूरियाओं और कबीलों के बाहर थे और इसलिए पीपल्स रोमन का यानी रूमी लोगों का हिस्सा नहीं था। ये लोग इनफरादी तौर पर आज़ाद थे। वो ज़मीन के मालिक हो सकते थे, उन्हें टैक्स देना और फौज में काम करना पड़ता था, लेकिन उन्हें कोई ओहदा नहीं मिल सकता था और ना वो क्यूरियाओं की असेंबली में हिस्सा ले सकते थे और ना फतेह की हुई रियासती ज़मीनों के बंटवारे में उन्हें कोई हिस्सा मिल सकता था। ये आम लोग प्लेबेन थे जो तमाम सरकारी इख्तियारात और हुकूक से महरूम थे। चूँकि इनकी तादाद बराबर बढ़ती जा रही थी, वो फौजी तरबियत पा चुके थे और इनके पास हथियार भी थे, इसलिए वो इस कदीम पॉपुलस के लिए एक खतरा बन गए जिसने अब अपने दरवाज़ों को बिल्कुल बंद कर दिया था ताकि इसकी तादाद में कोई इजाफा ना हो सके। इसके अलावा मालूम होता है कि पॉपुलस और प्लेबेन लोगों के दरमियान ज़मीन का बंटवारा बड़ी हद तक बराबर हुआ था, अगरचे तजारती और सनती दौलत जो अभी बहुत काफ़ी नहीं हुई थी ज़्यादातर प्लेबेन लोगों के हाथ में थी। रूमी तारीख की तमाम तर अफसानवी सी इब्तिदा बिल्कुल तारीकी में लिपटी हुई। बाद के जिन मुसन्निफ़ों की किताबों से हमें रूम की तारीख का मवाद मिलता है, उन्होंने कानून की तालीम पाई थी और इन्होंने माकूलियत परस्ती और इल्मियत के नज़रिए के मुताबिक इसका मतलब निकालने की कोशिश कर इस तारीकी को और गहरा कर दिया है। इसलिए यकीन के साथ ये कहना नामुमकिन है कि पुराने गन दस्तूर को जिस इनकलाब ने ख़त्म किया वो कब, क्यों और कैसे हुआ। इस सिलसिले में यकीन के साथ हम सिर्फ एक बात कह सकते हैं और वो ये कि इस इनकलाब की तह में प्लेबेन और पॉपुलस कसमकस काम कर रही थी। नया दस्तूर रेक्स सर्वेस टोलेस की तरफ मंसूब किया जाता है। वो यूनानी दस्तूर और ख़ासकर सोलोन के दस्तूर के नमूने पर बनाया गया था। इसने एक नई अवामी असम्बली कायम की जिसमें पॉपुलस और प्लेबेन दोनों तरह के लोगों को बगैर किसी फ़र्क के सिर्फ इस बुनियाद पर हिस्सा लेने या नहीं लेने की इजाज़त दी जाती थी कि उन्होंने फ़ौजी खिदमत अंजाम दी है या नहीं। आबादी के तमाम मर्दों को जिनसे फ़ौजी खिदमत ली जा सकती थी दौलत के मुताबिक 6 तबकों में बांट दिया गया था। पहले 5 तबकों के लिए सिलसिलावार कम से कम हिस्ब झेल कीमत की जायदाद होनी जरूरी थी। पहला तबका 1 लाख, इससे दूसरा तबका 75,000, तीसरा तबका 50,000, इससे चौथा तबका 25,000, इससे पाँचवें तबका 11,000। देवरों देल लामाल के अंदर के मुताबिक ये तकरीबन 14,000 और मार्क के बराबर होती है। छठा तबका प्रोलेटारियों का था जिनके पास इससे भी कम था और जिन्हें फौजी खिदमत और टैक्स से बरी कर दिया गया था। सेंटेरिया की नई असेंबली में शहरियों को फौजी सिपाही की तरह 100 की टुकड़ियों में
इसी को सेंटूरिया कहते थे। सब बंदी कर होकर बैठना पड़ता था और हर सेंटूरियाई का एक वोट होता था। पहला तबका 80 सेंटूरिया भेजता था, दूसरा तबका 22, तीसरा तबका 20, चौथा तबका 22, पांचवा तबका 30 और छठा तबका भी रस्म अदायगी के तौर पर 1 सेंटूरिया भेजा करता था। इसके अलावा घुड़सवारों की 18 सेंटूरियाँ होती थी, जिनमें सबसे ज़्यादा दौलतमंद लोग ही लिए जाते थे। कुल मिलाकर 193 सेंटूरियाँ होती थी। अक्सरियत हासिल करने के लिए 98 ऊँट जरूरी होते थे, मगर घुड़सवारों और पहले तबके को ही मिलाकर 98 ऊँट हो जाते थे और इस तरह नई अवामी असम्बली में इनकी अक्सरियत थी। जब घुड़सवारों और पहले तबके के लोगों में इख्तिलाफ नहीं होता था तो वो दूसरों से पूछते तक नहीं थे और खुद फैसला कर डालते थे और इस फैसले को सबको मानना पड़ता। अब पुरानी क्यूरियाओं की असम्बली के सभी सियासी इख्तियारात महज नाम के लिए कुछ इख्तियारात को छोड़कर बाकी सब सेंटूरियाई की इस नई असम्बली को मिल गए। और तब जैसा एथेंस में हुआ था, क्यूरियाओं और गणों की हैसियत महज लोगों के निजी और मजहबी अदारों की रही और इसी हैसियत से वो बहुत दिनों तक घसीटते हुए जिंदा रहे। हालांकि क्यूरियाओं की असम्बली को लोग जल्द ही भूल गए। 3 पुराने कबीलों को भी, जो गण पर मबनी थे, रियासत से अलग करने के लिए 4 इलाकाई कबीले बना दिए। हर कबीला शहर के 1/4 हिस्से में रहता था और इसे कुछ सियासी इख्तियारात हासिल थे। इसी तरह रोम में भी खून की जाति रिश्तों की बुनियाद पर जो पुराना समाजी निजाम कायम था, वो नाम नहाद बादशाहत के खत्म होने से पहले ही बर्बाद कर दिया गया और इसकी जगह पर इलाकों की तकसीम और दौलत के फ़र्क की बुनियाद पर एक नया दस्तूर, सही मानों में एक रियासती दस्तूर कायम हुआ। यहाँ इक़्तिदार आमा इन शहरियों के हाथ में था जिनसे फौजी खिदमत ली जाती थी और इसका रुख सिर्फ गुलामों के खिलाफ नहीं था, बल्कि प्रोलेतारिया कहलाने वाले लोगों के खिलाफ भी था, जिन्हें फौजी खिदमत से अलग रखा गया और जिनको हथियार रखने का हक नहीं था। जब आखिरी रोमी रेक्स टारक्विनिस सुपरबस को, जो ताकत गजब के करके सचमुच बादशाह बन गया था, मुल्क बदर कर दिया गया और इस एक रेक्स की जगह पर 2 बराबर इख्तियार रखने वाले फौजी कमांडर मुकर्रर किए गए, जैसा कि इराक़वास लोगों में भी होता था। तो नए दस्तूर ने मजीद तरक्की की। इस दस्तूर के दायरे के अंदर रोमी जमहूरिया की तारीख का पहिया घूमता रहा। इसी के अंदर ओहदों और रियासती ज़मीनों के हिस्से के लिए पेत्रेशियन और प्लेबियन लोगों की तमाम जद्दोजहद होती रही और आखिर में इसी के अंदर पेत्रेशियन सरफा ज़मीन और नकद रुपये के इन बड़े बड़े मालिकों के तबके में घुल मिल गए, जिन्होंने फौजी खिदमत से बराबर होने वाले किसानों की सारी ज़मीन रफ्ता रफ्ता अपने कब्जे में कर ली थी और इसी तरह ज़मीन के बड़े बड़े रकबे हासिल करके गुलामी की मदद से खेती करने लगे थे, जिन्होंने इटली को वीरान कर दिया और इस तरह न सिर्फ शहंशाहों की हुकूमत के लिए बल्कि इनकी जानशीन बर्बरी जर्मनों के लिए भी रास्ता साफ कर दिया।